वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूं कि इससे पहले हमने जो था पार्ट 3 यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, जो कि है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड यानी कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड, तो उसको हमने कवर किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है मौलिक अधिकार से संबंधित जो है, तो आप जाइएगा चैनल की प्ले लिस्ट में और वहाँ पर आपको एक मिलेगी इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक प्ले लिस्ट, और उसमें जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी क्लासें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और इस क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये डीपीएसपी हैं क्या, देन उसके बाद हम कवर करेंगे, देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से मैं आपको लेकर आई हूँ। और उसके बाद हम सबको इसको डीपली पढ़ेंगे। डीपली पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको कैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जो डीपीएसपी हैं यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको कब कब ऐड किया गया, क्योंकि इसमें एडिशन भी होता रहता है। और उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप तय करेंगे कि आपने क्लास में कितना सीखा है और आप कितना याद रख पाए हैं। तो इसलिए आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए, जो भारतीय संविधान के एक ऐसे दिशा निर्देश हैं, दिशा निर्देश से मतलब होता है कि ऐसे गाइड करते हैं जो सरकार को एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं या उसको गाइड करते हैं। अब एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, जो एक कल्याणकारी, अगर हम राज्य की बात करें, जैसे कि ये एक स्टेट है और इसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट पर काम करें। और एक जब सारे व्यक्तियों के मतलब जितने भी पर्सन हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट पर वर्क होगा, तो वो राज्य कैसा होगा, वो होगा एक वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य। ये जो प्रिंसिपल हैं ये क्या हैं, सरकार को जनता के कल्याण यानी कि जो भी जनता है उसकी वेलफेयर के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि उसको मोटिवेट करते हैं। इनका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे स्टेट में पॉपुलेशन है उसके वेलफेयर के लिए ये काम करें और उनमें इक्वालिटी लेकर आए, यानी कि कोई पुअर ना रहे और कोई रिच भी ना रहे। याद रखिएगा, कोई ज़्यादा हाई लेवल पर ना हो और कोई लो लेवल पर भी ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हालांकि ये न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किए गए हैं। न्यायालय द्वारा बाध्य का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पार्ट 3 में पढ़े मौलिक अधिकार, पार्ट 3 में हमने मौलिक अधिकार पढ़े। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी पर्सन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो क्या करेंगे, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि हम न्यायालय जा सकते हैं। वैसे ही अगर हम हाई कोर्ट जाना चाहें तो हाई कोर्ट के लिए भी आर्टिकल है 226। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन वही बात अगर हम राज्य के नीति निदेशक तत्व में देखें तो हम इनके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं है, मतलब हम किसी भी कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। क्लियर। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो भी है ये हमारे पॉलिसी मेकिंग में जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी पॉलिसी स्टेट में बनती हैं उसमें ये क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं ये है कहाँ। देखिए, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का पार्ट पढ़ा था 3rd, यानी कि वो भाग 3 में है, वैसे ही ये संविधान के भाग 4 और इसके आर्टिकल है 36 से 51। याद रखिएगा 36 से 51। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी आपको बार बार बताती हूँ कि जब हमारा संविधान बना था तो हमने ज़्यादातर जो पार्ट लिया था वो 1935 के अधिनियम से लिया था, लेकिन उसके अलावा भी हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट किया था। वैसे ही हमने ये डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड ने ये कहाँ से लिए थे, ये स्पेन से लिए थे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आयरलैंड ने नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए थे, तो ये स्पेन से लिए थे। और हमने कहाँ से लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आयरलैंड से लिए। अब बात करते हैं हम VN राव की, जो कौन थे, एक संवैधानिक सलाहकार। याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, VN राव। इन्होंने क्या किया था कि व्यक्तिगत जो भी हमारे इंडिविजुअल राइट्स थे उसको 2 कैटेगरी में रखा था। पहली न्यायोचित यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स,
न्यायोचित से मतलब कि हम इनके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। याद रखिएगा आर्टिकल 32, 22, 26। सेकंड पर था गैर न्यायोचित, यानी कि जहां पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, उसमें इन्होंने रखा था नीति निदेशक तत्व। अब आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार VN राव ने जो इंडिविजुअल राइट्स को दो कैटेगरी में बताया था, उसमें फर्स्ट थे मौलिक अधिकार और सेकंड थे नीति निदेशक तत्व। अब देखते हैं आगे। VN राव ने राज्य के प्राधिकारियों के लिए एक नैतिक उपदेश के तुल्य कहा था, ये लाइन याद रखिएगा। अब 1945 में क्या होता है, तेज बहादुर सप्रू समिति ने क्या किया, अधिकारों को वाद योग्य और गैर वाद योग्य में वर्गीकृत किया। जैसे वाद योग्य मतलब फंडामेंटल राइट्स और गैर वाद योग्य मतलब नीति निदेशक तत्व। अब जो संविधान सभा के सदस्य थे KM मुंशी, उन्होंने क्या बोला कि ये जो वाद योग्य बातें हैं, गैर वाद योग्य यानी कि नीति निदेशक तत्व, इनडायरेक्टली इन्होंने बोला ये संविधान में शामिल नहीं होनी चाहिए, ये इसके सपोर्टर नहीं थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से मेंबर थे संविधान सभा के जो गैर योग्य बातें यानी कि DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने के पक्षधर नहीं थे, तो आप एक नाम याद रखिएगा, KM मुंशी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संविधान सभा में जो भी नीति निदेशक तत्व हैं उनके लिए कोई अलग से कमेटी नहीं बनी थी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी कमेटी को कवर किया था, इनके लिए कोई स्पेशल कमेटी नहीं थी, जबकि मूल अधिकारों की एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी, उसमें इनका निर्माण किया गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि राज्य के जो DPSP के जो आर्टिकल हैं वो हैं 36 से 51 तक। जैसे मैंने आपको बताया भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी सरकार क्या करे, एक सामाजिक आर्थिक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे, यानी कि सोशल जस्टिस भी हो और इकोनॉमिक जस्टिस भी उसमें हो। ये तत्व राज्य के लिए एक आदर्श निर्धारित करते हैं और जिन्हें कानून और नीतियों में लागू किया जाना चाहिए, ये याद रखिएगा। देखिए पार्ट 3 में है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ पर है, पार्ट 3 में है, उसके पूरक माने जाते हैं। नीति निदेशक तत्वों को क्या माना जाता है, DPSP को क्या माना गया है, फंडामेंटल राइट्स का पूरक माना गया है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या है, मतलब न्याय योग्य है, न्याय की शरण ली जा सकती है, लेकिन DPSP कानूनी परिवर्तन इन पर संभव नहीं है। अब देखिए ये कौन कौन से हैं। आर्टिकल 36 राज्य को परिभाषित करता है, जो कि मैंने आपको आर्टिकल जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तो उसमें आर्टिकल 12 पढ़ाया था, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी। वैसे ही आर्टिकल 36 में राज्य की डेफिनेशन इधर दी गई है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा आर्टिकल 37, जिसमें भाग 4 में जितने भी DPSP हैं यानी कि 36 से 51 तक, उसे हम लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। 38 बात करता है वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट कैसा होता है, लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। और 39 में क्या है, जो राज्य द्वारा कुछ नीतियां दी गई हैं उसके तत्व दिए हैं। 39 के ए में फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन किया गया है। ग्राम पंचायत से रिलेटेड मेरी 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। ये भी इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी। इस प्ले लिस्ट में आप देखेंगे कि जितनी भी ग्राम पंचायत का इतिहास है या ग्राम पंचायत से रिलेटेड कमेटी है वो सारी मैंने कवर कराई हैं, तो ये याद रखिएगा। लेकिन आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से रखिएगा। देखिए जैसे ही आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत बनती है तो 41 में एक कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर गवर्नमेंट आती है, और ये क्या करती है, यहाँ पर काम की न्याय संगत और यानी कि कंडीशन यानी दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध करती है। 43 में एक उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर की बात करती है। 43A में उद्योग और कर्मचारियों का भाग लेना। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बढ़ावा मिलता है यानी कि सहकारी समितियां। उसके बाद 44 में आता है समान नागरिक संहिता। 45 में शिशुओं और बालकों की देखभाल। 46 में SC ST और जो भी अन्य कमजोर वर्ग हैं उनके शोषण से बचाव। 47 में पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। 48 में वैज्ञानिक, कृषि और पशुपालन। 48A में इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। 49 में जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं हमारे देश में उनका संरक्षण। 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, और 51 में है राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन। ये चार्ट आप याद रखिएगा। अब देखिए 36 में जैसे राज्य को डिफाइन किया गया है, मौलिक अधिकारों के समान इसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज द सेम एज गिवन द फंडामेंटल राइट्स।
आर्टिकल 37, ये प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट बट एक्ट गाइडलाइंस ऑफ द फॉर द स्टेट। साथ साथ याद करते चलिएगा। 36 डिफाइन किया गया है स्टेट को। स्टेट के बाद हम इसे किसी कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते। 37, 38 में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, जहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। 39 में बात की गई है यानी कि लिवलीहुड, अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑल डिसीजन, और इनके लिए फ्री लीगल एड की बात की गई है, यानी कि इन जितने भी सिटीजन हैं उनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। 40 में विलेज पंचायत की बात की गई है। जब विलेज पंचायत बन गई तो इनके लिए राइट टू वर्क मिलना चाहिए। बेरोजगारी, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार दिए गए। जब हमारे पास काम है तो उसके लिए ह्यूमन कंडीशन भी तो होनी चाहिए, यानी जो भी काम है उसकी कंडीशन होनी चाहिए। मैटरनिटी लीव रिलीफ होना चाहिए। 43 में क्या है, इंश्योर होना चाहिए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड लवलीहुड फॉर वर्कर, यानी कि जो काम करेंगे उन वर्कर का क्या होना चाहिए, जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। 43 ए में बात की गई है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की, आप यहाँ से की पॉइंट से याद कर सकते हैं। 44 में बात की गई है समान नागरिक संहिता की। अब ये समान नागरिक संहिता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूरे देश में एक समान व्यक्तिगत कानून बनाया जाए जो जितने भी वहाँ पर नागरिक हो सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ना ही किसी की जाति, ना ही किसी का धर्म या लिंग या कोई भी कम्युनिटी है, चाहे उसका अपना कुछ भी रूल है, वो इसमें नहीं होना चाहिए। सबके लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए, इक्वल रूल रेगुलेशन होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न धार्मिक और सांप्रदायिक समूह के अलग अलग व्यक्तिगत कानून, जैसे मुस्लिम में विवाह अलग है, हिंदू में अलग है, ईसाई में अलग है, सिख में अलग है, तलाक अलग है, उत्तराधिकार अलग है, इन सबको समाप्त करना इसका मेन मोटिव है आर्टिकल 44 का। और आर्टिकल 44 सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, अगर देखेंगे तो अभी रिसेंटली कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में, और गोवा में पहले ही हो चुका था, और उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना है आर्टिकल 44 को अप्लाई करने वाला। ठीक, अब 45 में क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 years ऑफ एज। 46 में क्या है, प्रमोट करना एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब को। 45 आप याद रखेंगे। 45 में क्या आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, और 46 में SC ST की एजुकेशन आती है। ठीक, 47 में आता है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक ट्रिक से याद रखेंगे, 46 में SC ST थे जो कि बहुत गरीब थे, उनकी हेल्थ सही नहीं थी, तो 47 लाया गया जिसमें उनकी हेल्थ का ख्याल रखा गया, यानी कि पब्लिक हेल्थ। ये एक ट्रिक है, बस ऐसे याद रख सकते हैं। 48 में क्या है, जब इनकी हेल्थ हो गई तो ये लोग क्या करने लगे, कृषि करने लगे, पशु पालने लगे, और इन्होंने साइंटिफिक तरीकों को भी अपनाया, यानी कि किसके थ्रू करने लगे, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के थ्रू। 48 में क्या है, 48 के ए में क्या है, पर्यावरण सुरक्षा। जब इन लोगों ने अच्छे से कृषि की 48 में, तो 48 में ए में क्या हो गया, इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने की बात होने लगी, पर्यावरण की सुरक्षा और वनों का संरक्षण। अब 49 में क्या आता है, अब ये सब काम तो करने लगे, अब जो भी हमारे देश में सांस्कृतिक यानी कि नेशनल मोनूमेंट हैं या हेरिटेज हैं उनकी सुरक्षा करना। अब सब कुछ हो गया, तो सबसे बड़ी बात जो लास्ट में हुई, क्या अब जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है 50 में, उनका सेपरेशन आ गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका के इशारों पर काम ना करे और कार्यपालिका न्यायपालिका पर प्रेशर ना बनाए, इसलिए इन दोनों का पृथक्करण जरूरी था। अब सब कुछ होने के बाद कि अब जरूरी है हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सभी को। ये थे 36 से 51 तक DPSP। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए, ये ऐसे विचार हैं जिन्हें राज्य द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। ये गैर न्यायोचित हैं, यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते। ये राज्य की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण करता है। प्रस्तावना के विजन का विस्तार है, यानी प्रस्तावना में भी हमारे 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है, और इसमें भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये एक नैतिक दायित्व है और वेलफेयर स्टेट का ये निर्माण करते हैं। ठीक, अब इनका वर्गीकरण किया गया है 3 तरीके से। एक गांधीवादी, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 40, 43, 43B, 46, 47, 48। और जो समाजवादी हैं उसमें आते हैं जैसे 38, 39, 38 में वेलफेयर स्टेट, 39A में फ्री लीगल एड, 41 में राइट टू वर्क, 42, 43 और 43A। अब ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं कि वो गांधीवादी में भी आते हैं और समाजवादी में भी। अब उदारवादी में आते हैं जैसे 44 हमारा यूनिवर्सल सिविल कोड से यानी UCC से रिलेटेड है। 45, 48 का A
49, 50, 51 ये सब किससे हैं? उदारवादी से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कुछ कुछ संशोधन भी हुए हैं। अब कौन कौन से आर्टिकल के संशोधन हुए हैं? अब ये तो सब जानते हैं कि भाग 4 में है। देखिए 38 का 2, 39F, 39A, 43A, 43B, 45, 48A, तो ये सब जो है इन वाले संशोधन से इसमें ऐड किए गए हैं, याद रखिएगा। अब वक्त है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमें कितना याद रहा। आप खुद को एनालिसिस कीजिएगा कि क्लास में आपने कितना सीखा और कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट हुए, आपने अटैम्प्ट किए। देखिए टोटल क्वेश्चन 10 है, इसमें से आप अपना रिजल्ट देखिएगा कितने आपने करेक्ट किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो देखिए भाग 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस किस का राइट हुआ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाग 3 में हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, राज्य के नीति निदेशक तत्व किससे प्रेरित हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिए? स्पेन से लिए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 43 नहीं, ओनली 3। नीति निदेशक तत्व किस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए बनाए गए? ऑप्शन है हमारे पास, विच इज द मेन पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना यानी इंश्योरिंग पॉलिटिकल फ्रीडम। सेकंड है समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना, स्टेबलिंग ए सोशलिस्ट एंड वेलफेयर स्टेट। सी है धार्मिक समानता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग रिलीजियस इक्वालिटी। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था आर्टिकल 38 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 38 बात करता है वेलफेयर स्टेट की। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना। काउंट करिएगा आपका कितना सही हुआ। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। नीति निदेशक तत्व कानूनी रूप से किस प्रकार के होते हैं? वाद्यकारी वाइंडिंग, नॉन वाइंडिंग, गैर वाद्यकारी, पूरी तरह से लागू हो सकते हैं, केवल संसद पर लागू होते हैं यानी कि एप्लीकेबल ओनली टू पार्लियामेंट। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है गैर वाद्यकारी है, ये नॉन वाइंडिंग है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की बात करता है? अब ये कौन सा है? फ्री लीगल एड की बात कौन करता है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 39A। तो ये कौन सा बात करता है? आर्टिकल 39A। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीति निदेशक तत्व में किस प्रकार की समानता का लक्ष्य है यानी कि व्हाट टाइप ऑफ इक्वालिटी इज एम्ड एट बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। हमने किस चीज़ की बात की थी? हमने इकोनॉमिक बात की है, डीपीएसपी में पढ़ी है, सोशल पढ़ी है और पॉलिटिकल पढ़ी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? समान नागरिक संहिता, पंचायती राज, श्रम सुधार, शिक्षा का अधिकार। तो ये किससे रिलेटेड है? ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये है हमारा समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से। आई होप आपका भी क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 है हमारा ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है यानी कि विलेज पंचायत किस में है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 42। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा आर्टिकल 40। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है नीति निदेशक तत्व का कौन सा सही नहीं है? ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, ये राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं, ये मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये हमारा रोंग है। ये राज्य के दिशा निर्देश हैं, ये हमारा राइट है। ये मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये हमारा रोंग है। इनमें से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने पढ़ा बहुत से संशोधन के बाद हमारा इसमें कुछ एडिशन भी हुआ है, तो ये भी हमारा रोंग है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये राज्य के लिए गाइडलाइंस हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 45, 46, 47 और 48 का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? What is the main focus of Article 45, 46, 47 and 48 under the directive principle? अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है
शिक्षा, कमजोर वर्ग का कल्याण, स्वास्थ्य और कृषि सुधार, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन, पर्यावरण और वनों का संरक्षण। अब देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, हमने न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हमने पढ़ा था आर्टिकल 50 में, समान नागरिक संहिता हमने पढ़ी थी आर्टिकल 44 में, पर्यावरण और वनों का संरक्षण हमने पढ़ा था 48 के ए में। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए। अब 45 में हमारा क्या है, 45 में हमारा एजुकेशन है। एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं। 45 में हमारा एजुकेशन यानी कि शिक्षा है। 46 कमज़ोर वर्गों का कल्याण है जिसमें SC ST के वेलफेयर की बात की गई है। 48 हमारा हेल्थ से रिलेटेड है और 47 हमारा, एक सेकेंड फिर से लगाते हैं, 45 एजुकेशन से है, 46 कमज़ोर वर्गों का कल्याण यानी कि SC ST का, 47 हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड है और 48 हमारा कृषि से रिलेटेड है और 48 का बी हमारा वनों और पर्यावरण और वनों के संरक्षण से रिलेटेड है। तो ये हुए हमारे आज के 10 क्वेश्चन और इस 10 में से आप अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाइएगा कि कितने आपके करेक्ट हुए। और एक आपके लिए है होमवर्क। होमवर्क आपका ये है कि आर्टिकल 42 और 43 संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? पर्यावरण संरक्षण और मजदूर अधिकार, कामकाज की मानवीय स्थितियाँ और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार, मुफ्त कानूनी सहायता और शिक्षा का अधिकार, उद्योगों से में श्रमिकों की भागीदारी और समान नागरिक संहिता। बहुत आसान है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। और आप इसका आंसर कमेंट में देकर जाना। ये था आपका होमवर्क। सभी का आंसर मैं चेक करूंगी और नेक्स्ट क्लास में जो राइट आंसर देंगे उनका मैं लेकर आऊँगी किस किसने राइट आंसर दिया है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ये थे DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।